इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑटोमोबाइल्स क्या हैं और ऑटोमोबाइल्स कैसे काम करते हैं। हम अपने चारों तरफ रोज ऑटोमोबाइल देखते हैं। ऑटोमोबाइल वो होता है जिसमें एसेंशियली 4 पहिए होते हैं और सड़क पे चलता है और जिसमें खुद को चलाने की शक्ति होती है, बाहर से जिसको पावर की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम गाड़ियां देखते हैं सड़क पे चलती है, वो ऑटोमोबाइल कहलाता है। तो पहले ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री देखते हैं। ये एक गाड़ी है जो सन 1890 में बनी थी। उस समय गाड़ियां स्टीम इंजन से चला करती थी जिनकी मैक्सिमम स्पीड 3 या 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। तो पहली कार सन 1860 में बनाई गई थी, यूरोप में बनी थी। उसके बाद सन 1900 में गाड़ियों में कुछ रिलायबिलिटी आने लग गई तो वो सड़क पर बाकी चलने लग गई। उस समय गाड़ियां सब हाथ से बना करती थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई मशीन नहीं हुआ करती, सब हैंडमेड कार्स हुआ करती थी जिनकी कीमत उस समय 5 लाख रुपए हुआ करती थी। सन 1860 में 5 लाख रुपए की मतलब आप लोग सब समझ सकते हैं। उसके बाद हेनरी फोर्ड आए जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना करी और उसके कुछ बेटर आइडियाज थे जिन्होंने इंटरचेंजेबल पार्ट्स का आइडिया शुरू किया। जैसे कोई गाड़ी में पार्ट खराब हो जाए तो मार्केट से खरीद के आप लगा सकते हैं। मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, असेंबली लाइन का कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया। ये उस जमाने की असेंबली लाइन है जो राइट साइड में आपको दिख रही है। ऐसे मास प्रोडक्शन गाड़ियों का शुरू हुआ था। मास प्रोडक्शन की वजह से और असेंबली लाइन से ऑटोमोबाइल की कॉस्ट $200 पे आ गई। $200 का मतलब 10,000 रुपए उस समय। अब कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल देखते हैं। तो सबसे पहले इंजन और पावर प्लांट होता है जिससे कि गाड़ी को शक्ति मिलती है और गाड़ी चलती है। चेसिस और फ्रेमवर्क जिसके ऊपर गाड़ी बनी हुई होती है। ड्राइव ट्रेन जिसके थ्रू पावर ट्रांसमिट होती है और बॉडी। सबसे पहले इंजन सिस्टम। ये एक ब्लॉक डायग्राम है इंजन सिस्टम का। इसके पार्ट्स होते हैं इंजन में। सबसे पहले स्टार्टिंग सिस्टम, इंजन को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, चाबी लगाते हैं हम लोग, इंजन क्रैंक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो बैटरी लगी होती है उसके लिए चार्जिंग सिस्टम होता है। एमिशन कंट्रोल्स होते हैं, जो इंजन चलता है उसमें पेट्रोल या डीजल जलता है वो बाहर निकलता है, वो ऐसे कुछ भी नहीं निकल सकता बाहर। कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उसके अनुसार उसका पोल्यूशन कंट्रोल्ड होता है। उसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, कंप्रेशन सिस्टम होता है जिससे कि इंजन में आपके पावर आती है। वॉल ट्रेन होते हैं, बॉल्व लगे हुए होते हैं इंजन में। फ्यूल सिस्टम होता है, टैंक से इंजन तक फ्यूल आता है। इग्निशन सिस्टम होता है, गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है शुरू में। ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं तो उसमें ल्यूब्रिकेशन की जरूरत होती है, वरना पार्ट्स में वियर एंड टियर होता है, पार्ट्स खराब होने लगते हैं। कूलिंग सिस्टम होता है, जब इंजन काम करता है उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर बन जाता है, उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले इंजन ब्लॉक देखते हैं। एक इंजन ब्लॉक है, एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है इंजन का। सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, जहाँ पिस्टन रिंग्स और नीचे वाला पार्ट दिखा है, ये कंप्रेशन सिस्टम होता है। यहाँ पे इंजन का कंप्रेशन बनता है जिसके बाद की पावर आगे ट्रांसमिट होती है जो व्हील्स में आती है। इसमें जो गैसोलीन या पेट्रोल या डीजल की जो पावर होती है इसको वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये वाल्व ट्रेन कहलाता है, जिसमें वाल्व लगे हुए होते हैं। फ्यूल और एयर मिक्सचर अंदर आता है और एग्जॉस्ट बाहर निकलता है। ये एक छोटा सा वीडियो है जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को वर्किंग को दिखाएगा। Like its engine? Well, in this presentation, we will give you a brief explanation of the working principle of a 4-stroke petrol engine, which is also known as IC engine, that is, internal combustion engine. The first stroke is known as suction stroke. During this stroke, also known as induction stroke, the piston moves from top dead center to bottom dead center. The inlet valve opens and piston propagated pure air mixture is set in the engine cylinder. This operation is represented by a line on pressure volume plane. The exhaust valve remains closed throughout this stroke. Moving on to second stroke, which is known as compression stroke. In this stroke, the piston moves towards top dead center and it presses the enclosed fuel air mixture drawn in the engine cylinder during suction.
the pressure of the mixture rises in the cylinder to a value of about 8 bar. Just before the end of the stroke, the operating plug initiates the spark, which ignites the mixture and combustion takes place inside the cylinder. This stroke can be represented on a pressure volume plane by line 2-3. Both the inlet valve and exhaust valve remain closed during the stroke. Now let's see third stroke, known as working stroke. When the mixture is ignited by the spark plug, the gases are produced which drive or throw the piston from top dead center to bottom dead center, and thus the work is obtained in this stroke. It is during this stroke when we get work from the engine. The other strokes, namely suction, compression and exhaust, being idle. The flywheel mounted on the top of shaft stores energy during this stroke and supplies it during the idle stroke. The expansion stroke gases is shown in the pressure volume diagram by line 3-4. Both the valves remain closed during the start of the stroke, but when the piston just reaches the bottom dead center, the exhaust valve opens. Moving on to the last stroke, known as exhaust stroke. This stroke is the last stroke of the cycle. Here, the gases that have been collected become useless after the completion of the expansion stroke and are then escaped through exhaust valve to the atmosphere. This removal of gas is accomplished during this stroke. The piston moves from bottom dead center to top dead center, and the exhaust gases are driven out of the engine cylinder. This is also called scavenging. This operation is represented by line 1-5 on the pressure volume diagram. इसके बाद फ्यूल सिस्टम। इसमें कुछ फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स दिखाए हैं। फ्यूल पंप, फ्यूल टैंक, जिसमें कि पेट्रोल या डीजल आप भरते हैं गाड़ी में। फ्यूल पंप से, फ्यूल टैंक से पेट्रोल या डीजल आगे इंजन में जाता है। आगे इंजेक्टर्स लगे हैं, डिलीवरी पाइप लगी है, फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है, जिससे फिल्टर में अगर कोई फ्यूल में कोई गंदगी है तो फिल्टर होकर आगे जाता है। ये बेसिकली पार्ट्स होते हैं फ्यूल सिस्टम के। जो पहले की गाड़ियां हुआ करती थी सन 2000 से पहले की, उसमें कार्बोरेटर लगा हुआ होता था गाड़ी में, जो कि अब गाड़ियों में नहीं आता है। अब गाड़ियां आती है MPFI सिस्टम के संग, जो आपने सुना होगा। इसमें इंजेक्टर्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि पेट्रोल या फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम वो होता है जब आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो उस समय जो आपका सर्किट यूज होता है वो इग्निशन सिस्टम का कहलाता है। इसके मेन पार्ट्स दिखाएं। इग्निशन स्विच, जिसमें आप चाबी लगाते हैं। स्पार्क प्लग्स, जो कि सिलेंडर में लगे हुए होते हैं स्पार्क के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे कि हाई वोल्टेज सब स्पार्क प्लग्स में जाता है। बैटरी एंड इग्निशन कॉइल। आजकल की गाड़ियों में सब कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। एक छोटा कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर गाड़ियों में लगा हुआ होता है, जिससे कि इग्निशन, स्पार्क वगैरह सब कंट्रोल्ड रहता है गाड़ी का। इग्निशन कॉइल से स्पार्क 20,000 वोल्ट का उसमें स्पार्क प्लग में जाता है, जो कि सिलेंडर में फ्यूल ऑयल मिक्सचर को बर्न करता है। तो ये कुछ पार्ट हैं उसके, स्पार्क प्लग, वायर्स, कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉइल पैक। ये एक और वीडियो है जो कि इग्निशन को दिखाएगा।
कैम लोब है, जब ये यहाँ कॉन्टैक्ट करता है तो स्पार्क प्लग में 20,000 वोल्ट जाते हैं और वो उस समय इग्निशन करता है चैम्बर में। इग्निशन कॉइल है, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू 22,000 वोल्ट का वोल्टेज स्पार्क प्लग में जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। इसके थ्रू चारों स्पार्क प्लग कनेक्टेड होते हैं, 1, 2, 3, चौथा 4 होते हैं, जो एक एक करके चारों स्पार्क प्लग में वोल्टेज देता है, जो कि इंजन के अंदर स्पार्क करता है। ये इतना सा गैप होता है जिसमें स्पार्क 22,000 वोल्ट का आता है। ये स्पार्क प्लग है, इसमें सेंटर में एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है। तो चारों तरफ एक इंसुलेटर येलो कलर का होता है। यहाँ पे जो गैस होती है आयनाइज होती है, जो हाई वोल्टेज स्पार्क इसमें दिया जाता है उससे। कंप्यूटर और ईसीयू। आजकल की गाड़ियों में एक छोटा, जैसे मैंने बताया, माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर लगा हुआ होता है, जो सारे सिस्टम्स गाड़ी के कंट्रोल करता है। फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, एमिशन, सस्पेंशन, सब कुछ उस कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। हर पार्ट में छोटा छोटा सेंसर लगा हुआ होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि फीडबैक कंप्यूटर को देता है। अकॉर्डिंगली कंप्यूटर फ्यूल एयर मिक्सचर या सस्पेंशन या एसी आपका जो अंदर चलता है सबको कंट्रोल करता है। इसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम। गाड़ी के इंजन में इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं कि लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। अगर लुब्रिकेशन नहीं हुआ, सारे मेटल पार्ट्स आपस में चलेंगे तो सब आपस में टकराते हैं, वियर टियर होता है, जिससे उनका नुकसान होता है। इसलिए गाड़ी में ऑयल डाला जाता है। एक नीचे ऑयल पैन होता है जिसमें कि ऑयल जमा रहता है। एक ऑयल पंप लगा हुआ होता है जो कि ऑयल को नीचे से पंप करता है और जितने मूविंग पार्ट्स हैं उनमें सर्कुलेट करता है। ये फोर्स प्रेशर फीड सिस्टम होता है, ये ऑयल पंप के थ्रू किया जाता है। प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल मेटल पार्ट्स। ऑयल पंप होता है, ऑयल पैन होता है और ऑयल गैलरीज होती है जिनके थ्रू ऑयल पास होता है। इसके बाद कूलिंग सिस्टम होता है। जब इतना ज्यादा टेम्परेचर इंजन में हो जाता है तो गाड़ी को ठंडा रखना जरूरी होता है। उसके लिए गाड़ी के आगे के पार्ट में एक रेडिएटर लगा हुआ होता है जिसमें पानी भरते हैं। तो ये पानी जो है इंजन के चारों तरफ जैकेट्स के रूप में सर्कुलेट होता है, जो कि इंजन के टेम्परेचर को कम करता है। लिक्विड कूल्ड सिस्टम होता है, इसमें पानी डाला जाता है और एक पर्टिकुलर टाइप का कूलेंट डाला जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग सिस्टम में पहले जमाने में जो गाड़ियां आया करती थी उसके अंदर एक हैंडल से गाड़ी स्टार्ट होती थी। आजकल तो चाबी लगाइए गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। पहले बॉनेट खोल के उसको हैंडल को चलाया जाता था, तब गाड़ी स्टार्ट होती थी। तो अब ऑटोमेटिक स्टार्टिंग होती है गाड़ी की। एक स्टार्टर लगा हुआ होता है जो बैटरी से पावर लेता है और इंजन को घुमाता है और इनिशियली क्रैंक करता है। उसके बाद आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए बैटरी की जरूरत होती है। बैटरी लगी हुई होती है, उससे करंट उसमें जाता है। जब लेकिन एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें चार्जिंग सिस्टम दिया हुआ होता है, बैटरी वापस चार्ज हो जाती है। क्रैंकिंग मोटर होती है जो कि इंजन को शुरू में घुमाती है।
सोलेनॉइड स्विच होता है जो एंगेज डिसएंगेज करता है स्टार्टर को। की स्विच होता है जिसमें आप चाबी लगा के स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बैटरी के लिए चार्जिंग सिस्टम दिया होता है, क्योंकि जब आप इनिशियली गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हाई वोल्टेज बैटरी से जाता है और बैटरी पे स्ट्रेन पड़ता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। लेकिन उसके बाद बैटरी को फिर चार्ज करना पड़ता है, बार बार बैटरी को निकाल के बाहर तो चार्ज करते नहीं है। इसलिए बैटरी गाड़ी में ऑल्टरनेटर लगा हुआ होता है जो इंजन के संग घूमता है और जब करंट प्रोड्यूस करता है बैटरी को वापस चार्ज कर देता है। उसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ होता है जो प्रोटेक्ट करता है बैटरी को ओवर चार्जिंग से। ज्यादा चार्ज हो जाती है बैटरी तो भी खराब हो जाती है। इसके दो फंक्शन होते हैं, बैटरी को चार्ज करना, और जब एक बार इंजन स्टार्ट हो जाता है तो जितनी आपको अंदर गाड़ी के अंदर केबिन में लाइट लगी हुई होती है, हेडलाइट्स होती हैं, ये सब उसी के थ्रू लाइट आती है, वो बैटरी से नहीं आती है। एक बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आप बैटरी को निकाल दीजिए गाड़ी के तो गाड़ी बंद नहीं होगी। इसमें बैटरी होती है चार्जिंग सिस्टम में, ऑल्टरनेटर और वोल्टेज रेगुलेटर। इसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। जब आपका फ्यूल एयर मिक्सचर बर्न कर जाता है उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, जो बचा हुआ उसमें गैस होता है वो बाहर निकलता है। ये सिस्टम का काम होता है तो गैस को बाहर निकालना, प्लस अगर आपका एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होगा तो गाड़ी बहुत तेज आवाज करती है। जिन गाड़ियों का या मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट फट जाते हैं या लीक करने लगते हैं वो बहुत तेज आवाज करती हुई जाती हैं, आपने सड़कों पर देखा होगा। उसमें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, क्रॉसओवर पाइप होता है, टेल पाइप होता है, साइलेंसर मफलर होता है और रेजोनेटर होता है। एमिशन कंट्रोल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स आते रहते हैं अलग अलग टाइम पे। यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 ये यूरोपियन कंट्रीज का है। भारत स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ये एमिशन नॉर्म्स होते हैं, जिसके द्वारा कुछ कुछ साल के बाद गवर्नमेंट नॉर्म्स लगा देती है कि इससे ज्यादा आप एमिशन गाड़ी का नहीं कर सकते। तो इस समय भारत स्टेज 4 पोल्यूशन नॉर्म चल रहा है, जिसके अनुसार कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कुछ परसेंटेज तक कर सकते हैं, उसके आगे नहीं होता। तो उसके लिए कैटालिटिक कन्वर्टर कहलाता है वो लगा हुआ होता है। इसकी फोटो ये कैटालिटिक कन्वर्टर कहलाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव पार्ट होता है गाड़ी का। इसके अंदर एक्सपेंसिव मेटल्स लगी हुई होती हैं, गोल्ड, टाइटेनियम, इसकी जालियां होती हैं अंदर, जिसके थ्रू जब एग्जॉस्ट गैसेस जाती हैं तो वो अपना जो उनका जो दुष्प्रभाव होता है उसमें छोड़ के आगे निकल जाती हैं। ऑटोमोबाइल बॉडीज जो आप गाड़ी का स्ट्रक्चर देखते हैं बना हुआ, ये 3 तरह के बेसिकली बनता है, स्टील पार्ट्स का, एल्यूमिनियम का या कॉम्पोजिट मटेरियल का। चेसिस फ्रेम जिसपे की पूरी गाड़ी बनी हुई होती है, आपके व्हील्स लगे होते हैं, बॉडी माउंटेड होती है। 3 तरह के फ्रेम्स होते हैं, फुल फ्रेम, यूनिटाइज्ड फ्रेम और स्पेस फ्रेम। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये अलग अलग पार्ट्स में चेसिस बना हुआ है और इसके ऊपर बॉडी अलग से माउंट करके कस दी जाती है नट बोल्ट से। ये एक तरह का चेसिस कहलाता है। इसमें अलॉय मेटल से बनाया जाता है और ये इसमें इंजन क्रेडल आगे, इंजन का पार्ट आगे होता है और पीछे एक जो हम्प सा दिख रहा है ये रियर एक्सेल के लिए होता है, जिसके नीचे व्हील्स लगते हैं। ये यूनिटाइज्ड बॉडी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। इसमें चेसिस और बॉडी सारे पार्ट्स आपस में वेल्डेड होते हैं, इसमें कोई भी चीज अलग अलग नहीं होती। आजकल ज्यादातर गाड़ियों में ये भी आता है, ये लाइट वेट होता है लेकिन कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होता है क्योंकि सारे पार्ट्स आपस में वेल्डेड होते हैं। यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। इसके बाद स्पेस फ्रेम कंस्ट्रक्शन कहलाता है, जो आजकल की गाड़ियों में यूज किया जाता है, जो कि पहले रेसिंग कार्स में यूज किया जाता था। उसमें फेंडर्स होते थे, अलग अलग बॉडी जो होती थी वो अलग अलग पार्ट्स में बना के उसको कस दी जाती थी चेसिस के ऊपर। बॉडी पैनल्स होते हैं, जो आगे का टायर होता है वो उसके फ्रंट फेंडर्स कहलाते हैं, वो बॉनेट अलग होता है, रियर फेंडर्स अलग होते हैं, डोर्स अलग होते हैं। तो ये स्पेस फ्रेम कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ये एक तरह की यूनिबॉडी होती है जिसको हाइब्रिड यूनिबॉडी भी कहते हैं। अब चेसिस से रिलेटेड जो सिस्टम्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम जो बहुत जरूरी है गाड़ी के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम। ये ब्रेकिंग सिस्टम का नेचुरली काम होता है गाड़ी को रोकना। ब्रेक्स हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं, उसमें एक ब्रेक ऑयल होता है जो कि
जब ब्रेक पाइप्स के थ्रू जाता है और व्हील्स में आता है तो उसमें एक अंदर सिलेंडर लगा हुआ होता है। वो सिलेंडर एक्सपैंड करता है और व्हील्स को ब्रेक शू जैम कर देते हैं, आपकी गाड़ी रुक जाती है। दो तरह के ब्रेक्स आजकल आते हैं, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक्स। डिस्क ब्रेक्स में व्हील्स के दोनों तरफ, व्हील्स में एक डिस्क होती है और दोनों तरफ डिस्क पैड्स होते हैं। तो जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ऑयल रिजर्वायर के थ्रू आता है और ब्रेक पैड उसमें डिस्क में चिपक जाते हैं एकदम और उसको व्हील को घूमने से रोक देते हैं। उसमें एक रोटर होता है जो व्हील के संग ही स्पिन करता है और जब उसमें ऑयल आता है तो वो डिस्क में चिपक जाता है। ज्यादातर गाड़ियों में आगे की तरफ यूज किया जाता है, जो थोड़ी महंगी या अच्छी गाड़ियां होती है उसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक यूज किए जाते हैं। पहले जमाने में या अब भी पीछे के जो ब्रेक्स होते हैं वो ड्रम ब्रेक्स होते हैं, जिसमें ब्रेक शूज यूज किए जाते हैं, जो एक लेदर का बना हुआ ब्रेक शू होता है, ये वाला जो पार्ट है, और ये व्हील सिलेंडर कहलाता है। जब ऑयल ब्रेक पाइप्स के थ्रू इसमें आता है तो ये व्हील सिलेंडर दोनों तरफ इसका एक पिस्टन होता है, वो एक्सपैंड होता है और ये ब्रेक शूज जो है, इस जो व्हील इसकी ड्रम लाइनिंग है इसमें चिपक जाता है और व्हील को घूमने से रोकता है। ज्यादातर गाड़ियों में पीछे यूज किया जाता है, अब आगे किसी भी गाड़ी में ये नहीं आता है। जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग की, वो ABS ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है, जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है। गाड़ियों में क्या होता है, जब सड़क गीली होती है, बारिश हो जाती है या सड़क थोड़ी खराब है, बजरी पड़ी है या गिट्टियां पड़ी हुई हैं, उसमें अगर आप तेज स्पीड पे जा रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगाएं गाड़ी पे तो गाड़ी स्किड करती हुई जाती है। उसमें क्या होता है, आपके व्हील्स लॉक हो जाते हैं और स्टीयरिंग से कंट्रोल लूज कर देते हैं। अगर आपको गाड़ी स्किड कर रही है, गाड़ी घुमानी है दूसरी तरफ, तो कहीं नहीं जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन में चलती जाएगी और सामने कुछ है तो उसमें जाके भिड़ जाएगी। तो इसके लिए आजकल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है, जो कि एक कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होता है गाड़ी के अंदर, जो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में करीब 1000 बार ब्रेक्स को पंप करता है, जो कि रोड और टायर के फ्रिक्शन को जज करता है और व्हील्स को लॉक होने से बचाता है, जिससे आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल लूज नहीं होता। आपकी स्टीयरिंग से कंट्रोल लूज नहीं होता, आप गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स का रिप्लेसमेंट नहीं होता। हाइड्रोलिक ब्रेक्स फिर भी रहते हैं गाड़ी में, लेकिन एक एडिशनल कंप्यूटर रहता है जो कि फ्रिक्शन को जज करता है और ब्रेक्स अप्लाई करता है। इससे गाड़ी जल्दी नहीं रुकती है, ब्रेकिंग टाइम उतना ही होता है, लेकिन गाड़ी के व्हील्स को लॉक करने से बचाता है वो। इसका भी एक छोटा सा वीडियो है। This section examines the anti-lock braking system. Applying brakes too hard or on a slippery surface can cause the wheel. ये गाड़ी स्किड करती हुई आई, व्हील्स लॉक हो गए हैं, और इस समय अगर जो ड्राइवर है वो स्टीयरिंग को घुमाएगा तो गाड़ी कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, वो सीधी चलती जाएगी, अगर सामने कुछ है तो उसमें जाके भिड़ जाएगी। To lock. When wheels lock, steering control is lost, and in most cases, it produces longer stopping distances. The anti-lock braking system prevents wheels locking or skidding, no matter how hard brakes are applied or how इसमें ब्रेक्स लगाए लेकिन व्हील लॉक slippery नहीं the हुआ, road surface. व्हील जाके Steering रुका, stays under control, and स्टीयरिंग stopping चालू है, distances are generally पकड़ के निकालती reduced. गाड़ी। ये कंप्यूटर It होता है consists of a brake ABS का। pedal, a master cylinder, ये आप ब्रेक wheel लगाते speed हैं, sensors, the electronic control unit, ये or सेंसर लगा हुआ है, ECU, and the hydraulic control unit, also called a hydraulic modulator. The wheel speed sensor consists of a notched or toothed rotor that rotates with each wheel and the pickup. As the wheel turns, a small voltage pulse is induced into the pickup and sent to the electronic. ये व्हील जब चलता रहता है तो ये रोड और व्हील के बीच में, टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको ये सेंसर जज करता रहता है और ये कंप्यूटर को फीडबैक देता रहता है। इससे जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग वो ब्रेक इसमें लगाता है। ये तो आप अपना ब्रेक लगा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल ब्रेक लगता है वो कंप्यूटर से लगता है।
तो आप उसको कितना ही दबाते जाइए, लेकिन ब्रेक वो कंप्यूटर के अनुसार ही लगेगा, जितना फ्रिक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। Control unit. When the brakes are applied, the wheel's speed of rotation changes. This sends a new signal to the ECU. If the control unit detects that a wheel might lock, it sends a signal to the hydraulic control unit. In a 3-channel system, the hydraulic control unit uses 3 solenoid valves to control brake pressure and prevent them locking. The valves are in series with the brake master cylinder and the brake circuits. One operates for each of the front wheels and one controls both rear wheels. At the start of a journey, the ABS automatically checks itself. ABS का एक एडवांटेज ये भी होता है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अपना सिस्टम खुद चेक करता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है तो ये फॉल्ट लाइट गाड़ी में जला देता है। लो प्रेशर, लो ब्रेक प्रेशर, जैसे अगर आपका ब्रेक ऑयल कम हो गया तो वार्निंग आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाती है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बाकी ऑर्डिनरी ब्रेक्स में ये आपको वार्निंग कभी नहीं मिलेगी, अगर ब्रेक फेल हो गए तो फेल है आप। ये गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है, जब गाड़ी रोड खराब होती है, गड्ढा होता है या कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो स्प्रिंग्स काम करते हैं, कॉइल स्प्रिंग्स, और आपको गाड़ी के अंदर झटके नहीं लगते या कम झटके लगते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं इसमें, इसके ऊपर एक कॉइल स्प्रिंग चढ़ा हुआ होता है जो कि आपके गड्ढों से या स्पीड ब्रेकर के झटकों से आपको बचाता है, जो बाउंसिंग एक्शन है गाड़ी का उसको प्रिवेंट करता है। आजकल जो गाड़ियों में आता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम आता है, उसका मतलब ये होता है कि जो चारों व्हील्स होते हैं गाड़ी के उसमें अलग अलग सस्पेंशन लगा हुआ है। अगर चारों में से कोई एक व्हील गड्ढे में गया तो सिर्फ उसका सस्पेंशन काम करेगा। जो कि पहले सस्पेंशन होते थे उसमें ये होता था कि अगर एक व्हील गया तो पीछे के दोनों व्हील का काम करने लगेगा, लेकिन इसमें सिर्फ अगर एक व्हील गड्ढे में गया तो उस सिर्फ एक व्हील का सस्पेंशन काम करेगा, जो बाकी 3 व्हील है उसमें कोई असर नहीं आएगा, तो वो व्हील धीरे से अंदर जाएगा गड्ढे में और बाहर आ जाएगा। स्ट्रेट एक्सेल होता है, ज्यादातर बसेज या ट्रक्स में यूज किया जाता है, जिसमें लीफ स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं। जो हेवीली लोडेड गाड़ियां होती हैं उसमें ये सस्पेंशन यूज किया जाता है। ये रगेड होता है, मतलब बहुत रफ एंड टफ होता है, पीछे यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए पैसेंजर कार्स में यूज नहीं किया जाता। ये स्टीयरिंग सिस्टम है। स्टीयरिंग आप सब जानते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयर करना पड़ता है गाड़ी को लेफ्ट राइट या सीधे चलाने के लिए। 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं, एक कन्वेंशनल होता है, एक रैक एंड पिनियन टाइप होता है। उसमें एक छोटा सा पिनियन होता है जो कि रैक के ऊपर मूव करता है स्टीयरिंग के लिए। ये ज्यादातर पैसेंजर कार्स में यूज किया जाता है। जो कन्वेंशनल या पैरेललोग्राम वाला होता है वो बड़ी गाड़ियों में जैसे बसेज या ट्रक्स या SUVs में यूज किया जाता है। अब ड्राइव ट्रेन होती है जो इंजन से पावर ट्रांसमिट आपके व्हील्स में करती है। तो गाड़ियां मेजरली फ्रंट व्हील ड्राइव होती है या रियर व्हील ड्राइव होगी या 4 व्हील ड्राइव होगी या ऑल व्हील ड्राइव होगी। ये गाड़ी का इंजन है जिसमें कि ये पिस्टन्स मूव कर रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल रही है और ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, जिसकी की रोटेशन आपको व्हील्स में अल्टीमेटली मिलती है। ये इंजन है, ये क्लच है बीच में लगा हुआ जो इंजन और गियर बॉक्स के गियर्स को एंगेज डिसएंगेज करता है। ये गियर बॉक्स है, ये गियर का नॉब है, जो गाड़ी के अंदर आप गियर को चेंज करते हैं वो ये है। तो इंजन से पावर कैसे व्हील्स तक आती है इसमें ये दिखा रहे हैं। ऐसे पिस्टन मूव करते हैं सिलेंडर में। ये क्रैंक शाफ्ट है जो कि पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है उसको रोटरी मोशन में चेंज करता है। पिस्टन तो आपके ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं लेकिन आपके व्हील्स जो हैं वो रोटेट करते हैं। ये क्रैंक शाफ्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करता है।
क्लच डिसएंगेज हो गया। अब इंजन की पावर जो है आगे नहीं जाएगी। इस समय आपका क्लच पेडल प्रेस्ड है। ये पेडल आपने पैर हटा दिया पेडल से, क्लच वापस एंगेज हो गया। ये गियर वापस शाफ्ट वापस घूमने लगा और वापस व्हील्स में पावर आ गई। गियर सेलेक्टर होता है, ये गियर नॉब है जिससे आप गियर्स को चेंज करते हैं। फर्स्ट गियर उसने डाला है, जो सबसे बड़ा गियर होता है वो फर्स्ट गियर होता है, जिसमें स्पीड मिनिमम होती है लेकिन टॉर्क मैक्सिमम होता है। फर्स्ट गियर से व्हील्स में पावर जा रही है, ये फर्स्ट गियर है। ये आ रही है, वो गियर चेंज करेगा। ये डॉग क्लच सेकंड गियर में आया। फर्स्ट गियर से छोटा होता है, टॉर्क उससे कम होता है लेकिन स्पीड उससे ज्यादा होती है। अब सेकंड से थर्ड गियर डालेगा, ये थर्ड गियर एंगेज हो गया। पावर इस थर्ड गियर के थ्रू ट्रांसमिट होगी। जैसे जैसे गियर बढ़ता जाता है आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, टॉर्क कम होता जाता है। ये रिवर्स गियर है, जिसमें बीच में एक आइडलर गियर डला हुआ होता है, जो स्पीड को रोटेशन होता है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देता है, तो शाफ्ट जो है वो उल्टा घूमने लगता है। ये डिफरेंशियल होता है जो पीछे व्हील्स में लगा हुआ होता है। इसका काम होता है पावर को 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करना। पावर आपकी इस तरह से आ रही है प्रोपेलर शाफ्ट से, जो इस डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन व्हील्स आपके इस डायरेक्शन में होते हैं। ये पूरा पावर ट्रेन है जो आपकी काम कर रही है। फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स होते हैं जिसमें चारों व्हील्स में पावर आती है। वैसे जनरली जो गाड़ियां होती हैं उसमें आगे के या पीछे के सिर्फ दो व्हील्स में पावर होती है, लेकिन फोर व्हील ड्राइव जो गाड़ियां होती हैं जो कि डेजर्ट में चलती हैं या हेवी लोडेड गाड़ियां होती हैं उसमें चारों व्हील्स में पावर आपकी आती है। इसमें फ्यूल इकोनॉमी पुअर होती है क्योंकि पावर ज्यादा आपके व्हील्स को मिलती है। थैंक यू।